नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज वैभव सिंह जी, जिनका मैं स्वागत कर रहा हूँ जयपुर डायलॉग्स पर। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। तो वैभव जी स्वागत है। और थैंक यू संजय जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। इस समय एक बड़ी इंटरेस्टिंग, क्या कहें उसको, नौटंकी कह लें, उसको थिएटर कह लें, वो चल रहा है। और वो है आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की गलबहियां, पप्पी जप्पी। और आसिम मुनीर कह रहा है कि साहब इसको नोबेल प्राइज़ दे दो, और उसको खुशी खुशी में उसको वो लंच पे बुला लेते हैं। फिर लंच पे वो पता नहीं क्या क्या प्रॉमिस कर देते हैं, ये भी पता नहीं है। लोग कह रहे हैं कि साहब उन्होंने डिफेंस टेक्नोलॉजी भी ऑफर कर दी है, पता नहीं पेंटागन से पूछा भी है कि नहीं पूछा। तो साहब ये क्या हो रहा है? हाउ डू यू डिकोड दिस? देखिए, आसिम मुनीर, जैसा मैंने आपसे कहा था, आसिम मुनीर बिकॉज मेजोरिटी ऑफ हिज लाइफ ही हैज स्पेंट इन इंटेलिजेंस। तो उसको पता है कि जो नार्सिसिस्ट टाइप के जो लीडर्स हैं या नार्सिसिस्ट टाइप के जो लोग हैं उनको मैनिपुलेट कैसे करना है। तो डोनाल्ड ट्रंप खुद एक नार्सिसिस्ट आदमी है। वो बार बार आप देखें तो उसकी हर स्टेटमेंट वो ये कहता है कि मुझे इसका भी क्रेडिट नहीं देते, मुझे उसका भी क्रेडिट नहीं देते। मैंने तो देखिए ये भी कर दिया, लेकिन मीडिया मुझे कभी इस चीज का क्रेडिट नहीं देती। देखिए मैंने तो वॉर भी रुकवा दी, और देखिए मैंने वहां पे अब मोदी जी देखिए, बिल्कुल क्रेडिट ही नहीं दे रहे। हाँ मतलब उसको कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है। और यही, और ये बार बार वो कहता भी नहीं है सर मीडिया पे, वो ट्वीट भी करता है। वो ट्वीट भी यही सेम चीज करता है बार बार, कि मतलब मुझे क्रेडिट नहीं दे रहे। तो आसिम मुनीर को पता है कि इसको प्लीज कैसे करना है। उसको क्रेडिट दे दो किसी चीज का, तो उसने क्रेडिट दे दिया कि भाई आप, भाई साहब आपने वॉर रुकवा दी, और आपको इस बात के लिए आपको क्रेडिट क्या, आपको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ठीक। तो वो उसके साथ खेल रहा है, और इनको बात समझ में नहीं आ रही है। और उसको ये लग रहा है दुनिया में एक लौता आदमी जो मुझे किसी चीज का क्रेडिट दे रहा है। मतलब मुझे मेलानिया ने भी कभी किसी बात का क्रेडिट नहीं दिया, लेकिन लेकिन आसिम मुनीर मुझे क्रेडिट दे रहा है किसी चीज का। तो अब वो उस चीज में लोटपोट हो रहा है। अब देखिए, जो अमेरिकन डीप स्टेट है या जो पेंटागन है, देखिए पेंटागन बेसिकली पाकिस्तान आर्मी का जो रिलेशन है वो है ही पेंटागन के साथ। पाकिस्तान आर्मी का जो रिलेशन रहा है हमेशा से, वो है ही सीआईए के साथ, बिकॉज उनका जितना डर्टी वर्क है। देखिए, आसिफ ने एक बात कही थी इस कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे, जिसको इंडिया में लोगों ने मजाक में भी उड़ाया, लेकिन उसको सीरियस नहीं लिया। लेकिन बात सही थी। उसने कहा कि भाई हम आपका डर्टी वर्क करते रहे हैं। वी हैव बीन डूइंग द डर्टी वर्क ऑफ द वेस्ट इन आवर रीजन, इन अदर कंट्री। सही है। अगर आप देखें ध्यान से तो अफगानिस्तान के अंदर जो अफीम की खेती है, अफीम की खेती रोकने के लिए हामिद करजई ने, अशरफ गनी ने अपने सारे घोड़े खोल दिए कि अफीम की खेती बंद हो जाए, क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग, टेरर फंडिंग अफीम की खेती से होती है। दुनिया में जितनी भी टेरर फंडिंग है वो कहीं ना कहीं इसी तरह के इलीगल कामों से जुड़ी होती है। आप ब्यूरोक्रेट रहे हो, आप मुझे बताइए कि जितने भी लोकल गैंग्स होते हैं, जितने भी लोकल माफिया होते हैं, वो किन चीजों पर सर्वाइव करते हैं? या तो वो अवैध शराब पे सर्वाइव करते हैं, उनका जो पैसा होता है, या वो लोकल प्रोस्टिट्यूशन पे सर्वाइव करते हैं, या वो लोकल ड्रग स्मगलिंग पे सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा तो उनके फंडिंग का कोई जरिया नहीं या होता। गन रनिंग पे, एक चौथा एक गन रनिंग, उसमें गन हाँ। रनिंग करते हैं। तो और एक बड़ा जो है वो आजकल कैटल स्मगलिंग भी है। ये सब कैटल इनके अवैध स्मगलिंग काम भी हो। है। तो अब बात वही है कि अगर क्षेत्रीय लेवल पे, एक जिले के स्तर पे, एक राज्य के स्तर पे अगर लोकल क्रिमिनल्स इस तरह के अवैध कामों पे ही सर्वाइव करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तालिबान जैसे या आईएसआईएस जैसे या अल शबाब जैसे या इसके जैसे जितनी भी आतंकवादी संगठन है, वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे अगर वो अवैध कामों में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। तो इस के लिए उन्होंने ये प्रयास किया, अशरफ गनी ने और हामिद करजई ने, कि अफीम की खेती बंद हो हमारे यहाँ। तो अगर टेरर फाइनेंसिंग बंद हो गई तो तालिबान को जो है, जो तालिबान का जो मेजर शेयर ऑफ टेरर फंडिंग है वो बंद हो जाएगा, और ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन खुद सीआईए के एक फॉर्मर ऑफिसर जॉन किरियाकू ने, जो कि पाकिस्तान के अंदर काउंटर टेररिज्म के जो है वो हेड भी रहे हुए हैं और अफगानिस्तान में भी पोस्टेड रहे, उन्होंने क्या बोला? जॉन किरियाकू ने कहा कि भाई हम जब भी वहां पे लोकल कैंप, मैं गया वहां पे, जो लोकल अफीम की खेती करने वाले थे अफगानिस्तान में, मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा कि भाई आप ये अफीम की खेती क्यों करते हो? आप ड्राई फ्रूट्स पैदा करो, आप सैफरन पैदा करो,
तो इससे कहीं ज्यादा पैसा भी कमाओगे, बिकॉज इनकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, और आप लेजिटिमेट पैसा कमाओगे, ज्यादा पैसा कमाओगे। और इसकी खेती में, अफीम की खेती में पानी भी ज्यादा लगता है, मेंटेनेंस भी ज्यादा है, मेहनत भी ज्यादा है, डेली आपको आकर के वो जो है उसका जो ऑयल निकलता है अफीम का, आपको डेली कलेक्ट करना पड़ता है, आपको मतलब ह्यूमन एफर्ट भी ज्यादा लगता है, मेहनत भी ज्यादा है। तो उसने बोला कि जो किसान था अफगानिस्तान में, उसने कहा कि भाई हम नहीं करना चाहते अफीम की खेती, क्या हम जब भी बंद करते हैं अफीम की खेती, ये अमेरिकन आते हैं और अमेरिकन आकर के जबरदस्ती हमसे चालू करवाते हैं। ये उसने खुद जॉन केराको को बोला कि अमेरिकन हमें फोर्स कर देंगे हम अफीम की खेती करें। वो अमेरिकन कौन थे? वो अमेरिकन वही अमेरिकन जो डिफेंस फोर्सेस थी वो, और जो सीआईए के लोग थे वो बार बार उनको फोर्स करते थे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को उस पैसे की जरूरत थी, पाकिस्तान को जरूरत थी आईएसआई को, और खुद सीआईए को इलेजिटिमेट कैश मनी की जरूरत थी, जिसको कि वो अपने ऑपरेशंस के लिए यूज कर सके। तो इस तरह से आप देखिए तो लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका के अंदर, इवन फॉर दैट मैटर अफगानिस्तान में, इन कंट्रीज में जो अब जैसे इराक और ईरान में कहते हैं ना कि भाई ऑयल जो है अमेरिका चोरी करके लेके गया, वो अमेरिकन, भाई अमेरिकन को तो कभी तेल सस्ता नहीं मिला। तो जो अमेरिका से, जो इराक से या बाकी जगहों से जो तेल चोरी करके गया, वो तेल गया कहां पे? उस तेल से जो पैसा जनरेट हुआ वो दो लोगों ने खाया सबसे ज्यादा। एक एर्दोगान के, जो एर्दोगान का जो बड़ा बेटा है, ही वॉज द किंग पिन सीरिया के अंदर और बाकी जगहों पे जो इलीगल ऑयल स्मगलिंग का। और दूसरा, सीआईए को वो पैसा मिला कैश में जनरेट करके, उस पैसे को उन्होंने यूज किया है अपने जो अब ऑपरेशंस हैं वेस्ट एशिया में और साउथ एशिया में रन करने के लिए। तो ये जो दुनिया भर की जो ऑर्गेनाइजेशंस है, या ये जो है, तो ये जो कोलैबोरेशन है आईएसआई का और सीआईए का, ये आसिम मुनीर को पता है और पेंटागन को पता है, और जो लैंगले पे बैठे हुए जो वर्जीनिया में जो सीआईए वाले हैं उनको पता है। तो इसलिए जो पाकिस्तान का जो कॉन्फिडेंस आता है ना, या वहां की आर्म फोर्सेस का, कि जी हमारे बिना ये नहीं होगा, हमारे बिना वो नहीं होगा, बिकॉज वो उनका डर्टी वर्क भी करते हैं। और उनके, अब इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए लोग कहेंगे तो फिर इंडिया क्यों नहीं कर लेता। इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटेलिजेंस की, चाहे वो आरएनएडब्ल्यू हो, चाहे रॉ हो, चाहे आईबी हो, ये दोनों की दोनों टैक्स पेयर के पैसे पे चलती है। आईएसआई टैक्स पेयर के पैसे पे नहीं चलती। आईएसआई अपने इन्हीं इलीगल स्मगलिंग, चाहे वो ईरान से ऑयल स्मगलिंग हो, आपको पता पाकिस्तान का टोटल जो भी ऑयल पाकिस्तान के अंदर, तो 14% ऑयल सिर्फ ईरान से स्मगल होके आता है। वो जो स्मगल्ड ऑयल आता है, उस स्मगल्ड ऑयल के ऊपर बीएलए वाले, बीआरए वाले, ये तो अपना कमीशन लेते ही है, बिकॉज उनके तो वहां से ऑयल मूव नहीं कर सकता। लेकिन जो वहां का तो जो कोर कमांडर है, जो आईएसआई है, वो भी पैसा कमाती है। तो अगर 14% ऑयल का अगर आप कमीशन निकाले तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में आता है। इसी तरीके से जो अफीम स्मगल होती है आपके यहाँ पंजाब में और बाकी इंडिया में, जो अफीम बिक रही है या जो ड्रग्स बिक रही है, कोकेन बिक रही है, हेरोइन बिक रही है, हम लोग खुद ही कहते हैं ना कि भाई पाकिस्तान से आती है, लेकिन वो पैदा तो अफगानिस्तान में होती है। पैदा अफगानिस्तान में होती है, रिफाइन होकर के वो आपके यहाँ पे स्मगल करते हैं, उससे जो पैसा जनरेट होता है वो भी उनके पास जाता है। आप वो, उनको जरूरत नहीं है टैक्स के पैसे पे जो है सरवाइव करने की, हमको जरूरत होती है। हमारी एजेंसीज टैक्स के पैसे पे ही चलती हैं। हमारे ना हम ड्रग्स स्मगलिंग करते हैं, ना हम ऑयल स्मगलिंग करते हैं, ना ही हम कोई दूसरी स्मगलिंग करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और अमेरिका और अमेरिकन डीप स्टेट को बहुत सारा पैसा इसमें जनरेट होता है, जो कि वहां के जो ऑफिसर्स यहाँ पोस्टेड होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, तो वो कमा के जाते हैं 2 नंबर का पैसा इन चीजों से। सो ये आसिम मुनीर को और डोनाल्ड ट्रंप को, दोनों को ये बातें पता, डोनाल्ड ट्रंप को शायद नहीं पता है, बट आसिम मुनीर को पता है कि ये हम जो है इनके लिए इनडिस्पोजेबल है। हालांकि वो बात भी गलत है, इनडिस्पोजेबल कोई नहीं है। वो फ्रांस के बहुत बड़े स्टेट्समैन थे चार्ल्स डिगॉल, तो चार्ल्स डिगॉल ने कहा था द ग्रेवयार्ड इज फुल ऑफ इनडिस्पोजेबल पीपल, ठीक है। तो ये बात आसिम मुनीर को और पाकिस्तान को भी, हाँ, तो ये बात अभी आसिम मुनीर को नहीं पता है, बट आसिम मुनीर को कुछ दिन में पता चल जाएगी, और पाकिस्तानी स्टेट को और पाकिस्तान के लोगों को पता चल जाएगी। ये गलतफहमी ईरान को भी थी अपने बारे में, ये गलतफहमी सद्दाम हुसैन को भी थी, क्योंकि सद्दाम हुसैन भी कभी अमेरिका के एलाई थे जब इराक ईरान वॉर चल रही थी, जिसमें से कि 10 लाख मुसलमान मारे थे एक दूसरे ने, मतलब एक दूसरे के देशों में लोगों ने, इराक ने और ईरान ने।
और उसके बारे में कोई बात नहीं करता कि 10 लाख मुसलमान खुद आपस में इराक और ईरान ने मार लिए, तो वो जेनोसाइड भी नहीं है, वो प्रोग्राम भी नहीं है। अभी आप यहाँ पे 2-4 जो जो काउ स्मगलर हैं, ठीक है, इनको आप मार दीजिए तो इंडिया में न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छप जाएगी कि देयर इज अ प्रोग्राम अगेंस्ट जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स गोइंग ऑन इन इंडिया। इस तरह से ये हेडलाइन आ जाएगी और ट्विटर पे भी चल जाएगा। सो ये भी हिपोक्रेसी है वेस्ट की। बट कमिंग टू द पॉइंट कि आसिम मुनीर इज एक्सप्लॉइटिंग, वो एक्सप्लॉइट कर रहा है उस नैरेटिव को, उस साइकोलॉजिकल वीकनेस को जो डोनाल्ड ट्रंप के पास है, जो उनके साथ है। और देखिए नोबेल प्राइज क्या है, नोबेल प्राइज तो उसको ओबामा को भी मिल गया था, और नोबेल प्राइज फॉर पीस मिला उसको। इमेजिन कीजिए, जिसने 10,000 से ज्यादा बॉम्ब गिराए इराक पे, लीबिया पे, सीरिया पे, अफगानिस्तान में, और रेजीम चेंज कराया इजिप्ट के मदर ऑफ अंदर। ऑल और बॉम्ब्स भी गिराया था उसने। ठीक है, अब सोचिए जिसने इतने बॉम्ब गिराए हो, जिसने इतनी सारी कंट्रीज को इन्वेड किया, उसको नोबेल पीस प्राइज दिया। तो अगर उनको दे भी देते हैं, मैं कहता हूं ना कि इंडिया में फिल्म फेयर अवार्ड की क्रेडिबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू नोबेल पीस प्राइज और ये मैग्सेसे अवार्ड। रवीश कुमार ऐसे लोगों को मैग्सेसे अवार्ड मिल जाता है, मतलब जो खुलेआम प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठ बोलते हैं, जिनके एक दो नहीं दर्जनों के हिसाब से झूठ पकड़े गए। मैं तो ये जो अमेरिका ने जो वेपनाइज किया है अवार्ड्स को, मैग्सेसे अवार्ड जैसे और ये नोबेल प्राइज जैसे अवार्ड्स को, उनको अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए जो यूज कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर भी देखिए, पहले टाइम मैगजीन पे किसी की कोई फोटो छप जाती थी, या टाइम मैगजीन के अंदर अगर कोई खबर आ जाती थी, तो इट यूज टू बी अ हेडलाइन इन इंडिया। आज की डेट में हो भी जाए, इंडिया में किसको फर्क पड़ता है? बिकॉज एवरीबडी इज नाउ अवेयर ऑफ द फैक्ट कि यार ये सब कुछ प्रोपेगेंडा है, सब कुछ ही फर्जी है अमेरिका कोई में जितनी भी कोई जाती है। पढ़ता ही नहीं अब टाइम मैगजीन। एक जमाना था, आई रिमेम्बर, 100 कॉपीज नहीं बिकती संजय जी, अमेरिका के अंदर 100 कॉपीज नहीं बिकती। एक एक जमाना था व्हेन टाइम वाज कंपल्सरी रीडिंग। कंपल्सरी या रीडिंग, आई रिमेम्बर जब मैं कॉलेज में हुआ करता था, तो और कुछ पढ़ूं या ना पढ़ूं, टाइम मैगजीन जरूर पढ़ता था, इकोनॉमिस्ट जरूर पढ़ता था। आज के ज़माने में वेयर इज टाइम, वेयर इज इकोनॉमिस्ट। न्यूज़ वीक ने तो अपना जो प्रिंट एडिशन है वही बंद कर दिया। हाँ, तो मेन स्ट्रीम मीडिया इज डेड। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये आसिम मुनीर वाली और ये ड्रग वाली, इसमें ये थोड़ा सा पंगा कर दिया ये तालिबान ने। तालिबान ने तो ड्रग कल्टीवेशन लगभग बंद सा करा दिया है, और जिसकी वजह से ये लोग जो हैं ये म्यांमार, मणिपुर और इधर शिफ्ट हुए हैं। देखिए तालिबान, मैंने ना अभी मैं समझ लीजिए मैंने डिफेंस ऑफेंस में भी बोला था, और मैं भी ना 5 जने पे गया हुआ था। तो 5 जने पे मैंने, उन्होंने मेरे पूछा, मैंने कहा देखिए उन्होंने कहा पाकिस्तान के आतंकवाद पे रोक लगेगी कैसे? मैंने कहा पाकिस्तान के आतंकवाद पे रोक सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो लगा सकती है, एक ही देश लगा सकता है, उसका नाम है अफगान तालिबान। ठीक है, मैंने कहा ये भी एक आयरनी ही है कि पाकिस्तान का आतंकवाद जो है, मैंने कहा आप सोचिए कितने बड़े जिहादी है, मतलब कितने बड़े आतंकवादी है ये पाकिस्तान आर्मी वाले, कि अफगान तालिबान इनके ऊपर आरोप लगाता है कि आतंकवाद करते हैं। मतलब मैंने कहा कि ये इसके लिए भी, मतलब ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है कि अफगान तालिबान आपको कह रहा है कि भाई ये हमारे आतंकवाद कर रहे हैं। मैंने कहा कि जब जो पिछली बार आपके साथ भी चर्चा में जो हमने डिस्कस किया था, वो जो तुर्बत में जो ऑपरेशन किया था अफगान इंटेलिजेंस ने और बलोचों ने मिल करके ISKP के ट्रेनिंग कैंप। ISKP को खत्म कर दिया था, ट्रेनिंग कैंप को। हाँ, हाँ, तो मैंने कहा आप सोचिए, ये जो पाकिस्तान के अंदर जो सर्जिकल स्ट्राइक एक तरीके की की है अफगान तालिबान ने, भाई आपने अफगानिस्तान से आकर के आपने बलूचिस्तान के अंदर ISKP का ट्रेनिंग कैंप विच वाज रन बाय ISI, जो कि ISI के लोग उसको प्रोटेक्शन दे रहे थे, उसको वहां पे उन्होंने इंस्टॉल कराया था, उसको बलोचों के साथ मिल करके अगर आप उसको तहस नहस करते हैं, आप उसको मिट्टी में मिलाते हैं, तो ये भी अपने आप में एक सर्जिकल स्ट्राइक ही तो है ना। और सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है? ठीक है, और ये कर करके विदाउट एनी कैजुअलिटी, जीरो कैजुअलिटी के साथ वापस चलेगी। ये एबिलिटी एक रैग टैग ऑर्गेनाइजेशन जो कि BLA या BRA जैसी जो रैग टैग ऑर्गेनाइजेशन है वो हो, और अफगान इंटेलिजेंस जो कि अभी जुम्मा जुम्मा तालिबान को कितने दिन हुए हैं, तो अगर ये कर सकते हैं, तो मैंने कहा ये जो लोग इंडिया में बोलते हैं ना कि ऐसा कैसे हो सकता है,
कि इंडियन स्पेशल फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर जाएंगी, ऑपरेशन करेंगी और करके आ जाएंगी और कोई कैजुअलिटी नहीं होगी। तो मैंने कहा कि अगर ये काम बीएलए और अफगान इंटेलिजेंस कर सकते हैं तो रॉ और हमारी पैरा सब तो फिर भी उनसे कंपैरिजन में 1,500 गुना ज्यादा एडवांस्ड है, ज्यादा प्रोफेशनल है। सो ये तो देखिए औकात हो गई इनकी, और इनको ठीक करेंगे भी अफगान तालिबान। तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी जिस तरीके से इनकी कैजुअलिटीज कर रहे हैं, कल रात में जब मैं वहां सोमनाथ से आ रहा था तो आप बिलीव कीजिए, मैं देख रहा था कि सिर्फ पिछले 15 दिन के अंदर 80 कैजुअलिटीज पाकिस्तान आर्मी की उन्होंने की हैं, सिर्फ 15 दिन के अंदर। देखिए, अब जो पाकिस्तान आर्मी है वो 10-12 से कम कैजुअलिटी होती है तो रिपोर्ट ही नहीं करती। हाँ नहीं, 2-4 तो रिपोर्ट ही नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। और अगर उसमें ऑफिसर नहीं मरा है या कोई पंजाबी नहीं मरा है तो 10 मतलब 12-15 भी मर जाए, अगर वो सारे नॉन पंजाबी हैं तो भी रिपोर्ट नहीं होता। ये अफगान तालिबान उनकी जो बॉडीज है उनकी फोटोज रिलीज करते हैं, उनके जो आईडी कार्ड होते हैं उनके आईडी कार्ड रिलीज करते हैं, मतलब डीएलए वाले रिलीज करते हैं। पाकिस्तान आर्मी या आईएसपीआर कभी वो नहीं करती अनटिल अनलेस की जो कैजुअलिटी हुई है वो पंजाबी हो। और पंजाबी भी अगर साउथ पंजाब का है तो नहीं करेंगे, सराइकी हो तो। वो अगर सेंट्रल पंजाब का या नॉर्थ पंजाब का पंजाबी है तो ही रिलीज करते हैं। तो ये एक पूरा का पूरा जो पाकिस्तान के अंदर ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है ना, ये सिस्टम पाकिस्तान की जो आर्मी के अंदर जो मोरल है उसको भी गिराता है। आपने देखे होंगे वीडियोस, अभी जब आसिम मुनीर वहां गया था अमेरिका, तो वहां पे जो लोग नारे लगा रहे थे और जिस तरह की शब्द इस्तेमाल कर रहे थे आसिम मुनीर के लिए, वो सारे पंजाबी थे बाय द वे। आप देखें वो पंजाबी में बात गालियां दे रहे थे उसको। तो ये भी इमरान हिस्ट्री में खान के 2 चेले बार, थे वो बेसिकली। हाँ हाँ, इमरान खान के चेले थे। और आप देखिए कि ये इतिहास में 2 बार हुआ है। एक बार जब नवाज शरीफ को इसने अंदर डाला था मुशर्रफ ने, तब जो पाकिस्तान आर्मी वाले हैं वो वर्दी पहन करके जो है मार्केट में नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनको ये था कि चला एक मुहाजिर मुशर्रफ जैसा इसने उठा करके हमारे पंजाब, उस समय तो पंजाब का इकलौता लीडर नवाज शरीफ ही था और तो कोई था नहीं पाकिस्तान में। तो उस समय गालियां पंजाबी में पड़ी थी फौज को, और उसके बाद अब पड़ी है। और इस बार जो पड़ रही है ये ज्यादा पड़ रही है। इनको बीच में थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस ये ऑपरेशन सिंदूर की वजह से मिला था कि भाई फौज लड़ रही है या कुछ कर रही है, वो खत्म हो गया। वो टेम्परेरी फेज था 10-15 दिन का, वो खत्म हुआ है और ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और आपने जो बात कही कि ये जो सारा का सारा प्रोसेस जो अफगान तालिबान का चल रहा है और उसकी वजह से इन्होंने म्यांमार और वहां पे शिफ्ट किया है। देखिए, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, ये वो एरियाज है, या बांग्लादेश हो गया जहां पे इंडियन एजेंसीज कभी भी किसी भी वेस्टर्न या किसी भी आउटसाइड इन्फ्लुएंस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ लोग हमारे भी, हम जैसे लोग भी कंप्लेन करते रहे, लेकिन देखिए जब भी चीजें आउट ऑफ द हैंड जाएंगी दोज थिंग्स विल बी डेल्ट विथ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर और बाकी जगहों पे वो एक कॉम्प्लेक्स एरिया, बिकॉज वहां पे चाइना भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है और अमेरिकन एजेंसीज और उनके जो वहां पे जो इंटरेस्ट है वो भी इन्वॉल्व है। अब देखिए कोई चीज को ऐसा, हम कहते हैं ना किसी को सीखना बड़ा आसान है, टू लर्न समथिंग इज वेरी इजी, ठीक है, बट टू अनलर्न समथिंग इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। तो अब जो चीज हो गई है, जो करना था उन्होंने कर दिया, वो तो बहुत इजी था। अब उसको अंडू करना, बिकॉज आपको ये देखना है कि अगर आप जैसे मोहम्मद यूनुस हो गया या इस तरह की जो रिजीम्स वहां पे जो कि फैसिलिटेट कर रही है इन सारी ड्रग ऑपरेशंस को, इनको फैसिलिटेट कर रही है सारी आर्म्स स्मगलिंग को, अगर आपको इनको अंडू करना है इट विल टेक टाइम। वो ओवर टाइम नहीं हो सकता, बिकॉज अगर आप अभी वहां पे फौजें भेज दें, अभी वहां पे फौजें भेज दें, होगा क्या? मोहम्मद यूनुस के लिए एक ऐसी सिंपथी वेव क्रिएट होगी पूरे बांग्लादेश में जो आपसे हैंडल नहीं होगी, वो काउंटर प्रोडक्टिव होगी। आपको शॉर्ट टर्म में भले ही आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, बट इन अ लॉन्गर रन आपको वो चीज का नुकसान होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको जो करना है आपको उसको समय देना पड़ेगा। और ये देखिए, जैसे जब इमरान खान की गवर्नमेंट बनी थी ना, तो आसिफ अली जरदारी वो इकलौता पॉलिटिशियन है पाकिस्तान में बाय द वे, उसके अलावा कोई पॉलिटिशियंस नहीं है वहां पे। तो उसने एक बात कही थी पार्लियामेंट में खड़े होकर के, नेशनल असेंबली में, उसने कहा था कि हम इस हुकूमत को नहीं गिराएंगे, ये हुकूमत अपनी बोझ के तले खुद गिरेगी। और वही हुआ, इमरान खान की गवर्नमेंट अपने बोझ के तले खुद गिरी। तो यही सेम चीज आपको करनी पड़ेगी। मोहम्मद, आप देख लिए बांग्लादेश में आज के डेट में क्या है, इन्फ्लेशन है, लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल है, डिसग्रंटलमेंट लोगों के अंदर आ रही है, बिकॉज लोगों को एक आदत थी एक
एक नॉर्मल स्टेट की, अब वो नॉर्मल स्टेट तो रह नहीं गया, वो एक एबनॉर्मल स्टेट बन चुका है, जहां पे वहां पे जिसको दिल करता है, आपने कल देखा होगा वो वीडियोस आ रही हैं कि वो जो लोकल जो पुलिस उन्होंने जमात वालों ने बनाई हुई है, वो कुर्ते सलवार कुर्ता पहने घूम रहे हैं, जिसको मर्जी उसको मार रहे हैं, जिसको मर्जी उसको पकड़ रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें है ना, जब लोगों के अंदर जो गुस्सा क्रिएट हो रहा है, उससे वो हुकूमत गिरेगी, उससे वो उसकी पॉपुलैरिटी गिरेगी। फौज भेजेंगे, वो जो लोग आज परेशान है ना, उनके साथ खड़े हो जाएंगे जाकर, क्योंकि ये हो जाएगा ना कि हमारे देश के ऊपर हमला हुआ है, तो हमको हमारे और जो हमारी जो दुश्मन है उसको प्रॉब्लम किससे, उसको मोहम्मद यूनुस से प्रॉब्लम है, इसकी वजह से इन्होंने हमला किया। तो वो सिंपैथी नहीं क्रिएट करनी है। सो ये जो सारा का सारा फिनोमेना जो नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, इट विल टेक टाइम। वो 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप के जाने से पहले ये चीज रैप अप होगी, और ये रैप अप करेंगे, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर ट्रंप गया, अगली कोई भी रेजीम आई, जो कि मोस्ट प्रोबेबली डेमोक्रेट आएगी, तो ये प्रॉब्लम फिर आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी, फिर आपको फुल ब्लोन वॉर में जाना पड़ेगा। तो वो फुल ब्लोन वॉर आप दो फ्रंट पे नहीं लड़ना चाहते, कि आप एक पाकिस्तान से भी लड़ रहे हैं, और क्योंकि आपने भी ऑपरेशन सिंदूर बंद तो नहीं किया, आपने पॉज किया है, तो आप एक तरफ वहां पे भी स्टेट ऑफ वॉर में है, और आप दूसरे बॉर्डर पे भी स्टेट ऑफ वॉर में आप चले जाए, वो चीज नहीं, वो कंट्रोल होगी। और ये जो टेरर फाइनेंसिंग है, टेरर फंडिंग है, ये बंद करने के लिए आपको, देखिए संजय जी, वी हैव कम अ लॉन्ग वे। आप आज से 10 साल पहले देखिए भारत का सिचुएशन क्या थी, भारत में आतंकवाद की परिस्थिति क्या थी, सीरियल बॉम्बिंग। मतलब आज की जनरेशन जो जेन जी है, जेन जी को तो पता भी नहीं होगा कि सीरियल बॉम्बिंग नाम की भी कोई चीज होती है, वरना एक ही दिन तो में हमने जवेरी आपने बाजार देखी में भी है बम। पूरा हाँ, का पूरा वो जो यूपीए का पीरियड था, इट वाज हाँ, फुल ऑफ सीरियल बॉम्बिंग, और हाँ, एनडीए 2 में भी हुई थी। हाँ, एनडी 2 में भी हुई। और आप देखिए कि मतलब जवेरी बाजार में भी बम फट रहा है, साथ साथ लोकल ट्रेन में भी बम फट रहा है, साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंज से भी बम फट रहा है, साथ ही साथ मतलब मल्टीपल लोकेशंस पे एक साथ, इवन अलग अलग शहरों में। शाम को 4 बजे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में बम फट रहा है, 5 बजे बैंगलोर में बम फट रहा है, 7 बजे छत्तीसगढ़ में बम फट रहा है, रात के 9 बजे रात में बम फट रहा है। मतलब ये इस तरीके की सिचुएशन थी इस देश में। तो आप सोचिए कि हम वहां से यहां तक आए हैं, तो ठीक है, लोगों को कंप्लेन होती है, मुझे भी है बहुत सारी चीजों पे कंप्लेन, बट आप ये देखिए कि जो इतना सारा जो कहते हैं ना कि एक गंद था, एक जो इनकॉम्पिटेंस थी, जिस तरह का ब्यूरोक्रेटिक मैनेज क्रिएट किया हुआ था, और जिस तरीके की इनकॉम्पिटेंस और कहते हैं ना कॉवर्डिस अप्रोच जो है आपने इस देश की सर्विसेज के अंदर आपने इन्फ्यूज की थी, इस देश की सरकारों ने इन्फ्यूज की, उससे हम कहाँ आए हैं। सो ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें होंगी, और देखिए कोई भी दुनिया में जो राइजिंग पावर होती है, उसको ये चीजें फेस करनी पड़ती है, उसको अपने नेबरहुड में रेजीम चेंज भी फेस करना पड़ता है, उसको अपने यहाँ पे राइटिंग भी फेस करनी पड़ती है, उसको अपने लिए बैड प्रेस भी फेस करनी पड़ती है, दुनिया के अलग अलग जो पब्लिकेशंस हैं उनमें उनको अपने खिलाफ प्रोपेगेंडा और डॉक्यूमेंट्रीज भी फेस करनी पड़ती हैं। आप मुझे बताइए, जैसे ही मोहम्मद बिन सलमान ने खुद को डाइवर्ट करने की कोशिश की कि नहीं भाई हम एक प्रोग्रेसिव स्टेट बने, हम एक मॉडर्न स्टेट बने, उसने औरतों को ड्राइव करने के लिए इजाजत दी, उसने कहा कि भाई हमें ऑयल के अलावा टूरिज्म पे भी जाना है, हमको टेक्नोलॉजी के अंदर भी हमको एडवांसमेंट करनी है। जैसे उसने करना शुरू किया, क्या हुआ? आपने देखा कि उसके बॉर्डर पे हुथी मिलिशियाज आने शुरू हो गए, आपने देखा उसके खिलाफ जमाल खशोगी के मर्डर के को लेकर के प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, आपने देखा कि उसके खिलाफ उसको जो है वॉर क्रिमिनल बताने की कोशिश की गई। ही वॉज जस्ट डिफेंडिंग हिज नेशन। वो क्या करता कि हुथीज के लिए अपना देश खोल देता कि हुथीज आए, अरामको पे भी मिसाइल मारे, मक्का पे भी मिसाइल मारे, उसकी रिजीम को भी टॉपल कर दे। वो नहीं बर्दाश्त करेगा। तो उसको कितना बैड प्रेस मिला। सो वेन एवर यू विल ट्राई टू गो अगेंस्ट, यू विल ट्राई टू स्विम अगेंस्ट द वेव। आप जब भी लहरों के खिलाफ आप तैरने का प्रयास करेंगे, आपको पीछे ढकेलने वालों का एक जो सिलसिला है वो शुरू होगा, और आपको ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी। हुथीज को यमन में, आपको क्या लगता है कि हुथीज, ईरान के पास इतनी सकत थी कि वो हुथीज को ला करके यमन में एक चलती फिरती गवर्नमेंट को टॉपल करके वो इंस्टॉल कर दे? भाई वो ईरान के बस की बात नहीं थी अकेले। आपने क्या किया? तो ईरान ने तो अमेरिकन फायदा उठाया, अरे करते हैं जो जो सिचुएशन करने होती है वाले उसका फायदा अमेरिकन थे। उठाते उन्होंने 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 पैसे रिलीज कर दिए जो ईरान के रुके हुए थे। जैसे उन्होंने पैसे रिलीज किए, उनको पता था ये पैसे कहाँ जाने हैं, वो पैसे उन्होंने उठा करके यमन में इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए, लेबनान में इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए, बाकी जगहों पे इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए, और वहां पे भी रजीम चेंज हो गया, यमन में चलती फिरती गवर्नमेंट टॉपल हो गई, और एक
हूथी मिलिशिया ताकत, और उसके खिलाफ जब उसने वॉर शुरू करी कि भाई हमारे बॉर्डर के ऊपर, अब कल को अगर तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाले, ठीक है आज हम ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी जो है उस चीज को वो नहीं करती, लेकिन अगर आज हम ये देखें कि तहरीके तालिबान वाले इस्लामाबाद के ऊपर गवर्नमेंट बना के बैठ गए, कब्जा करके बैठ गए, तो क्या हम उसको ऐसे ही बर्दाश्त करेंगे कि भाई टीटीपी के हाथ में न्यूक्लियर वेपन चला गया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऐसा नहीं होगा। देन वी विल गो अगेंस्ट द वॉर जो टीटीपी के अगेंस्ट में है, क्योंकि हम न्यूक्लियर वेपन्स अफगान तालिबान या टीटीपी के हाथ में नहीं देना चाहते। तो ये सेम अप्रोच मोहम्मद बिन सलमान ने ली, वहां पे उन्होंने बॉम्बिंग करी, वहां पे उन्होंने वॉर लड़ी, उसको क्या क्या नहीं बोला इन्होंने। तो हमको एज इंडियंस ना बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए इन चीजों से कि जी हमारे बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है, वेस्टर्न मीडिया हमको इतना वो बुरा दिखा रही है। वो दिखाएंगे क्योंकि आप दिस अ सिग्नल दैट यू आर ग्रोइंग, यू आर बिकमिंग पावरफुल। आप चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए, आप तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे कुछ दिन में। तो आपको क्या लगता है कि ये चीजें उन गोरों को, जो गोरे आज तक आपको ये कहते थे कि भाई अगर हम ना आते तो तुम्हारे पास ट्रेन भी ना होती, हम ना आते तो तुम्हें सूट पहनना भी नहीं आता, तुम्हें टाई लगाने भी नहीं आती, हम नहीं आते तो तुम्हें खाना पीना ओढ़ना बिछाना कुछ नहीं आता, तो वो ये देखेंगे कि यार ये हमारी इकोनॉमी से आगे चले गए हैं 70 साल के अंदर, और अब ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के लिए compete कर रहे हैं, तो उनको बर्दाश्त होगा क्या? नहीं बर्दाश्त कर सकते वो कभी भी इस चीज को। तो बर्दाश्त तो वैसे भी कैसे करेंगे? जो आपका जो इजराइल और ईरान का भी जो वॉर हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? इजराइल और ईरान के बीच में दो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं। आप जिस रास्ते से भी जाएं, अगर आप थोड़ा नॉर्थ से होके जाएंगे तो आपको पूरा इराक और पूरा सीरिया पार करना पड़ेगा बिफोर यू रीच इजराइल। थोड़ा सा साउथ से होके जाएंगे तो पूरा आपको इराक और जॉर्डन क्रॉस करना पड़ेगा बिफोर यू रीच इजराइल। तो वो जो कन्वेंशनल जो मंडला थ्योरी है, हमारी मंडल थ्योरी चाणक्य की, वो तो यहाँ फेल है। अब ये ईरान वालों ने जब से इनकी ये इस्लामिक रिजीम आई, तब इन्होंने कहा कि साहब कि हमें तो अक्षरशः जो कुरान में लिखा है उसको फॉलो करना है, और दुनिया से हनूद को ख़त्म की, यहूद और हनूद को ख़त्म किए बिना क़यामत नहीं आएगी। और पूरे के पूरे जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड का टारगेट ही क़यामत है, उनको क़यामत लानी है। वो तो दे आर लुकिंग फॉर एनाहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड। यूनिवर्स तो उनकी समझ में नहीं आती, तो जो दिखता है उसी का करते हैं वो। अदरवाइज़ आप बताइए, दे वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स एट द टाइम ऑफ शाह, इज़राइल एंड ईरान। देखिए जो मुल्ला रजीम है ना, वो मुल्ला रजीम चाहे ईरान की हो, चाहे वो किसी भी कंट्री में, जब मुल्ला रजीम आती है, आपने देखिए मोहम्मद बिन सलमान भी जब वो पावर में आया, उसने सबसे पहले काम क्या किया? सबसे पहला काम उसने किया, उसने कहा कि जितने भी ये रेडिकल मुल्ला है सबको उठाओ, उठा कर इनको जेल में डालो। सबको उठा करके उसने जेल में डाला। पहला काम उसने ये किया था। खुद जियाउल हक जब वहां पे जब रजीम चेंज हुआ ईरान के अंदर, और इस्लामिक रिवॉल्यूशन सो कॉल्ड हुआ, तो जियाउल हक ने जब मीटिंग करी, तो जियाउल हक ने मीटिंग में क्या बोला? उसने कहा कि यार ये मौका है पैसे कमाने का। सबसे पहली बात तो कि भाई अब जो अरब स्टेट्स हैं ये पैरानॉइड होंगे कि भाई ये जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान में हुआ है कहीं हमारे यहाँ ना हो जाए, तो अब ये पैसा कमाने का टाइम है, इनको ब्लैकमेल करने का टाइम है। तो उसने पैसे कमाने के लिए उनको ब्लैकमेल करना शुरू किया। उसने कहा कि भाई देखो फौजें भी सबसे बड़ी हमारे पास है, बैटल हार्डन भी है हमारे पास, न्यूक्लियर बम भी हमारे पास है, तो तुम आकर के हमको जो है सपोर्ट करो, ठीक है। उसने पैसे लिए, अपने यहाँ पे 1,00,000-2,00,000 शिया मारे, और पाकिस्तान में एक सेक्टेरियन वायलेंस का दौर शुरू हुआ, और वहां पे अलग अलग तंजीमें, जैसा हम आज देखते हैं अहले सुन्नत वल जमात जैसी, जो कि एंटी शिया ऑर्गेनाइजेशन बननी शुरू हुई। और पाकिस्तान में जो आज नारे हम सुनते हैं कि काफिर काफिर शिया काफिर, ये नारे जियाउल हक ने लगवाए थे पूरे पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक टॉयलेट्स थे उस वहां पे भी जा करके शिया काफिर लोग लिख करके आते थे। हिंदुस्तान में पब्लिक टॉयलेट्स में लोग लड़कियों के नंबर लिख के आते हैं, वैसे ही वहां पे उन्होंने काफिर शिया काफिर जो है लिखना शुरू किया, जो जियाउल हक के जो चेले चपाटे थे। तो ये जो साइकी शुरू हुई ना, ये सारी की सारी साइकी जो है ये तब डाली गई वहां पे। अब मुल्ला रेजीम से डर जो है ना, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको लगता है, खुद पाकिस्तान को भी लगता है। इसीलिए अब जनरल बाजवा जो रेजिस्ट कर रहा था आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनवाने से, और वो बार बार कह रहा था किसी को बना तो इसको मत बनाओ, वो इसलिए कह रहा था बिकॉज ये भी मुल्ला माइंडसेट का आदमी है, मदरसा छाप है। और
हाफिज कुरान और आपको जो कहना चाहिए, बेसिकली जिहादी माइंडसेट है ना, मुल्ला माइंडसेट है, ठीक है, तभी बुनियादुल तो उसने बस। नाम रखा बनियान मरसूस। हाँ यहाँ तक कि तो आपका जो है ईरान वाले जो एक्चुअल मुल्ला रिजीम है वो भी अपने ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ट्रूथ पावर रख रहे हैं, हाँ लेकिन इसका नाम था बनियान बनियान मरसूस। 99.9% पाकिस्तानी नहीं उसको प्रोनाउंस कर पा रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं कर पा रहे ना, बिकॉज देखिए पाकिस्तान के साथ समझिए ट्रेजेडी है, उनकी उनका तो मदर। पाकिस्तानियों का तो नेशनल एंथम भी फारसी में है। हाँ, वही वही तो कह रहा हूँ, उनकी ट्रेजेडी ये है कि जो नेशनल लैंग्वेज है वो किसी की मदर टंग नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है, उर्दू। जो नेशनल एंथम है वो उस भाषा में है, जो भाषा पाकिस्तान में 0.1% लोग ना बोल पाते हैं ना समझ पाते हैं, ठीक है। तीसरी ट्रेजेडी ये है कि वो बनना उनकी तरह चाहते हैं जो उनको मुंह नहीं लगाते, चाहे वो अरब हो चाहे तुर्क हो। चौथी ट्रेजेडी ये है कि उनका जो सपना है वो है रियासत मदीना बनाने का, और जो हरकतें हैं वो सारी दोजख बजाने वाली है, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि जितने भी चाइल्ड अब्यूज हो, चाहे वो बच्चियों के साथ जाती हो, जो इस तरह की जितनी हरकतें हैं, सबसे ज्यादा इस पूरे साउथ एशिया में सबसे ज्यादा कहाँ होती है? पाकिस्तान में होती है। रिकॉर्ड की बात है तो पाकिस्तान। उसका तो सिंपल सोल्यूशन है ना, वो किसी के साथ भी ज्यादती करने से पहले उसको काफिर करार दे देते, उसके बाद तो फिर सब जायज है। दिक्कत यही तो आपने देखा था, वो पाकिस्तान जो विमेंस कमीशन जो है उसकी जो डायरेक्टर थी, उन्होंने हामिद मीर के प्रोग्राम में जियो न्यूज से बैठ के बोला, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में 90% जो बच्चों के साथ या बच्चियों के साथ जो जाती होती, जो उनका शारीरिक शोषण होता है, वो शारीरिक शोषण जो है करने वाले या उस बच्ची के अपने घर के लोग होते हैं, उसके अपने मामा फूफू ये वो जो भी होते हैं, भाई, इवन वाले फादर जो है, क्या वो होते हैं 90% केसेस में। और क्या उसके बाद जब हम बोलते हैं उसकी माँ को, बच्ची की, कि भाई तुम इसके खिलाफ जो है तुम रिपोर्ट करो, तो क्या औरतें ये कहती कि मैं अपने शौहर को तो नहीं छोड़ सकती। ये तो मतलब क्योंकि औरत जो है वो अपने पति को नहीं छोड़ सकती, तो उसका पति उसकी अपनी खुद की बेटी के साथ शारीरिक शोषण करे, ये चीज जो है वो उसकी माँ जो है बर्दाश्त करती है पाकिस्तान के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, और ये बात हम और आप कहे ना तो हमको तो फतवा दे देंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा करे। पाकिस्तान के अंदर आप जाइए, जियो न्यूज के ऊपर हामिद मीर के साथ प्रोग्राम आज भी ऑनलाइन पड़ा हुआ है, जाकर देख लीजिए, 90% घर के लोग करते हैं। तो ये जो पूरा का पूरी जो रियासत है पाकिस्तान की, तो वही है कि भाई आपकी हरकतें सारी दोजख जाने वाली है, और बनाना आपको रियासत मदीना है, चाहिए आपको शरीयत। पाकिस्तान में, मैं तो कहता हूं पाकिस्तान में शरीयत लागू करो। पाकिस्तान में जिस दिन शरीयत लागू हो गई ना, 90% जनता के तो हाथ कटे होंगे ये, और बाकी जो बच्चे कुछ हैं वो पत्थर से उनको पीट पीट के मारा जाएगा, अगर 90% वहां पे रेप घर वाले कर रहे हैं। लेकिन अब शरीयत में भी अपने अपने लूप होल्स है, उसका फायदा उठाएंगे वो, क्योंकि मुल्ला रिजीम जो है, आपने देखा ना ईरान पे कैसे वो क्रेन के ऊपर जो है फांसियां देकर के टांगते हैं, और उसको इस देश के लोग, कश्मीर में रैली निकल रही है ईरान के समर्थन में। इमेजिन कीजिए, इस देश के अंदर कश्मीर में रैली निकल रही है। जब कासिम सुलेमानी मरा था, मैं उसके 4 महीने बाद कश्मीर में था, श्रीनगर के रैनावाड़ी में, श्रीनगर शहर के रैनावाड़ी में कम से कम मुझे लगता है कि 100 फीट का बैनर लगाया हुआ था उन्होंने कासिम सुलेमानी का। इमेजिन कीजिए कि मतलब ये हालत है आपके यहाँ पे, और उसके बाद कहेंगे कि जी आप हमारी वफादारी पर शक क्यों करते हैं, हमसे कहते हैं आप इजराइल को सपोर्ट करते हैं, आपका क्या लेना देना है? दस अरे 10,000 10,000 स्टूडेंट्स भारत के ईरान में पढ़ रहे थे। आप जरा सोचिए ये कौन थे, और सारे के सारे लगभग बता रहे हैं कि सब कश्मीर से गए हुए थे। कश्मीर में तो संजय जी, मैं आपको बताऊं, कश्मीर में ये हालत है कि कश्मीर की जो शिया पॉपुलेशन है ना, वो, मैं तो वहां पे मैं कई महीनों में रहा साथ वहां पे। कश्मीर की जो शिया पॉपुलेशन है ना, वो ऑर्डर मानती ही खुमैनी का है। आज खुमैनी ये कह देना कि मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान जो है कि 50,000 शिया मुझे चाहिए जो है यहाँ पे जिहाद के लिए, कहता हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ये नाव पकड़ के चले जाएंगे यहाँ से, जहाज नहीं मिलेगा को। ये हालत है, ये वफादारी है इनकी उनके खुमैनी के साथ, ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ। और वो 50,000 बुलाएगा ना तो 5 लाख जाएंगे इंडिया से।
और ये एक वो फैक्ट है, ये वो रियलिटी है जिसको यहाँ पे इंडिया में कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। और इसी तरीके से आप मुझे बताइए कि एक 2 नंबर का वो आया था, क्या कहते हैं, खलीफा बगदादी, ठीक है, उसके एक बार बुलाने पे हिंदुस्तान से कितने हजारों गए थे। केरल से नहीं गए, कि हाँ हैदराबाद से नहीं गए, कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से नहीं गए, बॉम्बे से नहीं गए, दिल्ली से नहीं गए, पंजाब से नहीं गए, कहां से नहीं गए इंडिया में, ठीक है। तो सारे गए ना यहाँ से। हमारी गवर्नमेंट बार बार बोलती है कि जो हम आईसीएस राजनाथ सिंह जी खड़े होकर उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे, खड़े होकर लोकसभा में और कह दिया उन्होंने कि हाँ, भारत से जो है कोई नहीं गया आईसीएस में शामिल होने के लिए। सरासर झूठ बोला उन्होंने। हजारों की तादाद में गए, कितने तो आज तक गए हुए हैं। सबसे ज्यादा तो केरला से ही गए थे। केरल से गए, जो जितना एजुकेटेड होने की बातें करते हैं ना, उतने ज्यादा वहां से गए। आप देख लीजिएगा, केरल से गए, बॉम्बे से गए। वो एजुकेटेड तो वो मिसनोमर है, वो लिटरेट हैं, वो एजुकेटेड नहीं है। नहीं तो बात वही दे है, आर आप द देखिए ना मोस्ट कि लिटरेट, और लिटरेट आप जानते हैं कितनी लूज डेफिनेशन है लिटरेसी की। बिल्कुल, हाँ, मतलब आप अपना साइन कर लेते हैं, और क्या है लिटरेसी, और तो कुछ नहीं है। मैं तो एक बार, जो इंडिया के जो मोस्ट लिटरेट टाउन बताया जाता है, वहां पे एज इलेक्शन ऑब्जर्वर पोस्टेड था तिरुवल्ला। तिरुवल्ला, और वो पतनमतिट्टा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आपका ये शबरीमला आता है, उसमें। तो अब वो मैं रियलाइज किया है, वेरी सून आई रियलाइज कि यार ये लिटरेट तो खूब है लेकिन एजुकेटेड बिल्कुल नहीं है। मतलब ऑर्डिनरी एडमिनिस्ट्रेशन में मैं देखता था कि जो हम यूज टू हैं, जो लेवल ऑफ हमारे जो स्टाफ का जो कैपेबिलिटीज है पटवारी की या तहसीलदार की, दे वर नॉट इवन 10% ऑफ दैट। इतना मिसमैनेजमेंट और सब। अच्छा, कुछ समझ में आप कम्युनिकेट करें तो कैसे करें, एक्सेप्ट योर जो आपका पीआरओ है उसके अलावा देयर इज नो अदर वे। दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। बातें बहुत होती है कि साहब दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, दे डोंट अंडरस्टैंड हिंदी। हालांकि यू मस्ट से ये कहना पड़ेगा कि केरला में वो लैंग्वेज शॉविनिज्म नहीं है। वहाँ पे आपको जो मिलते हैं साइनेजेस, उसमें 4-4, 5-5 लैंग्वेजेस लिखी होती है, इंक्लूडिंग साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंक्लूडिंग इंग्लिश। तो कई बार आपको कर्नाटका, आंध्र, तमिलनाडु में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जहाँ पे केवल लोकल लैंग्वेज होती है, यू गेट लॉस्ट। चलिए थोड़ा सा वो ईरान और इजराइल वाला जो इनका जो आइडियोलॉजिकल झगड़ा है उसका थोड़ा डिस्कशन करते हैं साहब। कि ईरान ने 79 के बाद इजराइल को टारगेट क्यों करना शुरू किया? देखिए, ये जो लड़ाई है ना संजय जी, ये ईरान इजराइल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है मक्का और मदीना की। रियलिटी ये है, ईरान शिया स्टेट है, शिया अपने आप को रियल सक्सेसर ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद मानते हैं, ठीक है। उनका कहना ये है कि भाई 2 तरीके का सक्सेशन था आपके व्यूअर्स के लिए। एक था कि भाई जो सुन्नी है वो ये कहते हैं कि ब्लड रिलेटिव होना जरूरी नहीं है वो प्रॉफेट मोहम्मद को सक्सीड करने के लिए, तो उन्होंने खलीफा बनाया जो उनकी आखिरी बीवी थी। हाँ, लेकिन कबीले का होना जरूरी है, वो कुरैश का हाँ, होना कबीले जरूरी का है। होना जरूरी, हाँ, कबीले का होना जरूरी है। ब्लड रिलेशन से नहीं। हाँ मतलब उनकी जो फाइट ऑफ सक्सेशन है वो बड़ी विचित्र है। हाँ, तो लेकिन जनता को आपके मतलब दोनों आसान भाषा में, दोनों ही रेसिस्ट है। एक हाँ कह सकते हैं कि साहब वाइड रेसिज्म और एक नैरो रेसिज्म। भाई, जो रियल पर्शियन है, जो मूल निवासी जिसको हमारे यहाँ कहते हैं, वो मूल निवासी तो ईरान में जो है खोमेनी नहीं बन सकता ना, इमाम नहीं बन सकता। उसका तुर्क ओरिजिन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर वो तुर्क ओरिजिन का नहीं है तो नहीं बन सकता। अच्छा, अरब जो अरब इसमें, होना चाहिए, अरब, सॉरी। हाँ, जो मतलब भी अरब और तुर्क होना वो जो चाहिए, वो काली फारसी। टोपी वाले हैं ना, वो काली टोपी जो पहनते हैं, जो काला हाँ, वो पहनते हैं, वो तो काले वाले जो अगर, हैं वो सब अरब्स हैं। हाँ, तो अगर आप अरब या तुर्क ओरिजिन के नहीं हैं तो आप तो मतलब, इन शॉर्ट ये है कि अगर आप लोकल हैं, अगर आप फारसी हैं, पर्शिया के रहने वाले हैं, तो आप नहीं बन सकते। अगर आप डार्क स्किन्ड है, लंबी नाक वाले हैं, मोटी नाक वाले हैं, तो आपको नहीं बनाएंगे। आपको गोरा होना जरूरी है, आपका अरब या तुर्क होना जरूरी है, ये कंडीशंस है वहां पे। तो इतना तो रेसिज्म उनके यहाँ खुद है। बहरहाल, अभी क्या है, अब जो इससे पहले जो इमाम खोमेनी था वो बेसिकली था यहाँ इंडिया का ही,
वो भी कोई तुर्क या अरब नहीं था, वो इंडिया से उसकी फैमिली गई थी और जाकर के वहां बसी थी। बाद में जो उसकी जीनियोलॉजी निकाली गई, जो उसकी फैमिली ट्री निकाली गई, तो मालूम चला कि यहाँ उत्तर प्रदेश से गया हुआ है वो, जो इमाम खमैनी था, जो रिवॉल्यूशन लेके आया। सो द थिंग इज कि वो जो सक्सेशन की लड़ाई है, शिया ये मानते हैं कि भाई जो ब्लड रिलेटिव थे प्रॉफिट मोहम्मद के, वही सक्सीड कर सकते थे। ठीक है, उनके यहाँ आज भी इमामत का कॉन्सेप्ट है, इमाम होते हैं। सुन्नियों के यहाँ ये है कि नहीं। अब वो जो लड़ाई है 1400 साल पुरानी, ये वो लड़ाई है। इजराइल क्या है, इजराइल इज इन द मिड दैट फाइट। इजराइल अगर अफ्रीका में बन गया होता या इजराइल कहीं यूरोप में बन गया होता तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी इजराइल से, आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूं, इनको ये पता है कि अगर हमको जाना है वहां पे, अगर मक्का और मदीना पे कब्जा करना है, तो जो पहला स्टॉप है वो जेरूसलम है, वो अल अक्सा है। तो जब तक अल अक्सा और जेरूसलम के ऊपर हमारा कब्जा नहीं होता है, तब तक हम आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे। इसीलिए इन्होंने, भाई इजराइल से लड़ने के लिए हुथीस की जरूरत नहीं थी ना। इजराइल से लड़ने के लिए तो आपको लेबनान में और हमास जो है पैलेस्टाइन के अंदर, ये तो दो सफिशिएंट थे। तो हुथीस क्यों क्रिएट किए गए यमन में, सऊदी अरेबिया के बॉर्डर पे। दिस इज इंसर्कलमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया, दिस इज इंसर्कलमेंट ऑफ सुन्नी इस्लाम, दिस इज नॉट इंसर्कलमेंट ऑफ जूज और इजराइल। ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही इंडिया के अंदर। जो सुन्नी मुसलमान आज सपोर्ट करते हैं, ट्विटर पे लिखते हैं कि आई एम सुन्नी बट स्टिल आई सपोर्ट ईरान। इनको पता नहीं है कि इन्होंने ईरान वालों ने सुन्नी औरतों को शिया बनवाया है। मतलब कहते हैं कि मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग, ये दूसरी जगह जाकर कन्वर्ट करते, उन्होंने सुन्नी से शिया करा, वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और मास्टर तो है ही है, उन्होंने बहुत सारी रिवर्स इंजीनियरिंग करी है। जो उन्होंने अमेरिकन ड्रोन जो गिराया था ओबामा के टाइम पे, उसको भी रिवर्स इंजीनियरिंग करी उन्होंने। तो रिवर्स इंजीनियरिंग अपने यहाँ रिलीजन में भी कर रहे हैं। सीरिया के अंदर, लीबिया के अंदर, मोरक्को के अंदर, कहाँ कहाँ इन्होंने, जहां जहां इन्होंने रेजीम चेंज कराया या इन्होंने जहां जहां सिविल वॉर कराई है, वहां पे इन्होंने लाखों की तादाद में जो सुन्नियों को जो शिया किया है। तो जो पैरानोया अरब स्टेट्स के अंदर है, इसलिए वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं इस वॉर में, चाहे वो यूएई हो चाहे सऊदी अरेबिया हो। ठीक है, ऑफिशियल स्टेटमेंट वो इशू किया है उन्होंने, लेकिन आप अगर पर्दे के पीछे देखिए, यूएई सपोर्ट कर रहा है, जॉर्डन सपोर्ट कर रहा है, सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा है, इजिप्ट सपोर्ट कर रहा है, कुवैत सपोर्ट कर रहा है, सारे सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? पूरा जीसीसी एक्सेप्ट कटार। ठीक है। और जो मिसाइल्स आ रही है, वो सबसे पहले उनको काउंटर कौन कर रहा है? इजराइल से पहले उन मिसाइल्स को जो है जॉर्डेनियन एयरफोर्स काउंटर कर रही है, जो ईरान से मिसाइलें आ रही है। सो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको ये बात पता है अरबों को कि जो ईरान की लड़ाई है, ये हरमैन शरीफैन की लड़ाई है। ठीक है, ये मक्का और मदीने की लड़ाई है। ईरान को कब्जा मक्का और मदीने पे चाहिए। उनका वो 1400 साल से अनफिनिश्ड बिजनेस है और वो उसको खत्म करना चाहते हैं। और ये बात हमारे यहाँ पे, ये जो आपके यहाँ जो पुरानी दिल्ली में और भोपाल के चूल्हा भट्टी में और बनारस के जो है दाल मंडी में बैठे हुए जो मुसलमान है ना, ये क्योंकि जाहिल है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जाहिल है, लिटरली जाहिल है। इन्होंने ना जाहिल खुद तो कुछ अच्छे पढ़ा लोग हुआ करते थे साहब, अच्छे लोगों को जाहिल कहा जाता है। नहीं नहीं, लिटरली बता रहा हूँ कि ये तो अपने प्री अरब या प्री मुस्लिम को जाहिल बोलते हैं, वो तो अच्छे लोग हाँ हुआ करते हैं। हाँ, इसलिए मैं मतलब तो जाहिल शब्द अवॉइड करता हूँ। मूर्ख है, मतलब ये कह लीजिए कि मूर्ख है। और इन मूर्खों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि ये पता है दिक्कत क्या है। इंडिया का जो मुसलमान है या इस पूरे साउथ एशिया जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो मुसलमान है, इसके साथ प्रॉब्लम यही है, इन्होंने अपना खुद का भी रिलीजन ना ढंग से पढ़ा नहीं है, अपनी खुद की हिस्ट्री भी नहीं पढ़ी है रिलीजन की। और इनको हिस्ट्री पढ़ाई गई है जो कि एक फर्स्ट हिस्ट्री है, एक फैब्रिकेटेड हिस्ट्री है, वो पढ़ाई गई है। और इनको बताया गया कि जी आप बहुत बड़े, मतलब कहते हैं ना कि शूरवीर थे, आपकी जो तारीख है वो विक्ट्रीज से भरी हुई है। और इनको पता ही नहीं है कि इनकी एक्चुअल हिस्ट्री है क्या। यार 4 पीढ़ी पहले तो तुम हिंदू थे, 5 पीढ़ी पहले, ठीक है, और 1400 साल पुरानी हिस्ट्री को तुम अपनी हिस्ट्री बना के बैठो। अच्छा, उसको भी तुम्हें ढंग से पढ़ा नहीं है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना शिया और सुन्नी का, इजराइल को इस समय पूरा सपोर्ट यहाँ से अरब स्टेट से मिल रहा है। और इसकी जो जो अंजाम है वो यही होगा कि शिया जो रिजीम है ईरान की, इट हैज टू गो, ये गिरेगी गिरेगी गिरेगी। और डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहता था कि ये लड़ाई हो, लेकिन हुई। डोनाल्ड ट्रंप नहीं डोनाल्ड चाहता, ट्रंप तो
वो तो अजीब ही किस्म का है। हाँ, अब देखिए वॉर अमेरिका कहाँ लड़ेगा, किससे लड़ेगा, कब तक लड़ेगा, ये अमेरिका के कोई भी प्रेसिडेंट नहीं डिसाइड करेंगे। वो ब्लैक रॉक डिसाइड करेगी, वो वैनगार्ड डिसाइड करेगी कि कौन सी वॉर होनी है, कब होनी है, कहाँ होनी है। उसमें जो पैसा खर्च होगा वो कैसे क्लीन होगा, जो ऑयल आएगा वो कहाँ से क्लीन होगा, ये सारा काम ब्लैक रॉक करती है, वैनगार्ड ऐसी कंपनियां करती हैं। तो ये वो डिसाइड करते हैं वॉर्स कहाँ होंगी, कहाँ नहीं होंगी। और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ना कि वो खामखा चौधरी, कि तू कौन मैं खामखा, वो तुम जबरदस्ती चौधरी बन रहा है कि नहीं अब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब उन्होंने वॉर शुरू कर दी, अब डोनाल्ड ट्रंप के पास चॉइस ही नहीं बची, तो अब वो चौधरी बन रहा है कि नहीं मैंने टाइम दिया था, ये नहीं मान रहे। सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट डे तक कोशिश करी कि ये चीज ना हो, लेकिन इसराइल ने नहीं सुनी, क्योंकि इसराइल को पता है ना कि वो मुल्क कौन चलाता है। और जो जूइश लॉबी पूरे अमेरिका को चलाती है, वो जूइश लॉबी का सपोर्ट था इस वॉर को, वो उन्होंने सपोर्ट गार्नर किया और उन्होंने वो वॉर की। डोनाल्ड ट्रंप अब रोए, डोनाल्ड ट्रंप को एक आध नोबेल प्राइज दे देंगे कि भाई लो नोबेल प्राइज, उसका ईगो पॉलिश कर देंगे, थोड़ा सा ईगो मसाज कर देंगे, खुश हो जाएगा वो, उसको इसका क्रेडिट दे देंगे कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप ने देखो ईरान की वॉर जो है खत्म कर दी, डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर देंगे। और आप देखिए बेंजामिन नोबेल नेतन्याहू, नोबेल पीस प्राइज उसके लिए कॉल कर लेंगे कि साहब नोबेल पीस प्राइज दीजिए, हाँ आपने ईरान को हरा दिया, नोबेल हाँ, पीस प्राइज इजराइल और आप डिमांड्स। देखिए संजय जी, बेंजामिन नेतन्याहू जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है ईरान के साथ, एवरी डे वो जिस जिस अमेरिकन मीडिया पे गया है, जिस जिस ग्लोबल मीडिया पे गया, उसमें वो हर दूसरी लाइन में डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करता है। आपने अगर ध्यान दिया हो तो हर दूसरी लाइन में डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर रहा है वो क्यों कर रहा है बार बार? क्योंकि उसको पता है कि इनके साथ खेलना कैसे है। वो खुद इंटेलिजेंस में रहा है, वो उसने खुद लड़ाई लड़ी हुई, उसको पता है कि एक इंसान की जो साइकोलॉजिकल प्रोफाइल होती है उसको कैसे खेलना है। तो वो खेल रहे, वो कर देंगे। वो ये ईरान देखिए, ये इमाम खमैनी की रिजीम चल जाएगी। हाँ, ये बात अब अलग है कि जब ये रिजीम गिरेगी तो उसके बाद जो सिविल वॉर शुरू होगी ईरान के अंदर, ठीक है, वो सिविल वॉर के फिर रिपरकशंस, वो सिविल वॉर की फिर जो आउटकम्स आएंगे और उसकी जो रिपरकशंस पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, उस पूरे रीजन में जो फैलेंगे, इराक के अंदर, बाकी जगहों पे। बल बलोचिस्तान और टीटीपी बड़े खुश हैं कि साहब अगर सिविल वॉर होगी तो हमारे मजे आ जाएंगे। हाँ, अरे बिल्कुल, देखिए बलोचों का भी तो अपना एक इशू है ना ईरान के साथ। वो है ना सिस्तान वो में उन्होंने आधा बलोचिस्तान कब्जा करके बैठे हुए हैं ईरानियंस। सिस्तान बलूचिस्तान तो उन्हीं की प्रोविंस है। हाँ, तो वो अभी एक्चुअली तक तो वो अभी तक संजय तो जी वो देखिए, टैक्टिकली नहीं मांगते। आपके आपके व्यूअर्स के लिए बता दूं, बलूचिस्तान नॉर्थ ऑफ क्वेटा बलूचिस्तान नहीं है। क्वेटा के ऊपर का हम्म, जो आधा बलूचिस्तान है, वो हम्म, जो है कि वो जो पश्तून है वो रहते हैं। हम्म, और ऐसा एक भी बलोच सरदार, ऐसा एक भी बलोच लीडर आज तक नहीं हुआ है जिसने नॉर्थ ऑफ क्वेटा 1 इंच भी जमीन क्लेम की हो। उन्होंने कहा है कि भाई अगर ये इसको पख्तूनिस्तान में, अगर ये बलूचिस्तान ये इस एरिया को लेके जाना चाहते हैं तो अपना पख्तूनिस्तान बना ले, हमें प्रॉब्लम नहीं है। सारे बलोच लीडर जितने सरदार हुए आज तक, बलूचिस्तान एक्चुअली साउथ ऑफ क्वेटा है, और जो सिस्तान प्रोविंस है ईरान का, वो सिस्तान बलूचिस्तान बलूचिस्तान है। तो जो प्लस बलोचों की, अफगानिस्तान का कुछ एरिया है, हेलमांड है। मैंने रजाक बलोच का इंटरव्यू किया था, हम्म, जो कि अमेरिकन बलोच एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। हम्म, तो उन्होंने एग्जैक्टली यही बात कही थी कि साहब देखिए ये अंग्रेज़ों ने बदमाशी की थी और हम्म, पख्तून एरिया जो था वो इधर मिला दिया, जो हम्म, ब्रिटिश कमिश्नरेट थी, और हमारा जो अफगानिस्तान का जो हेलमंड वगैरह का जो एरिया था वो उधर कर दिया। लेकिन हमारे और पश्तूनों के बीच में टोटल अंडरस्टैंडिंग है, यस, उनका एरिया हम नहीं क्लेम करते और हमारा जो अफगान में एरिया है उसको वो डिस्प्यूट नहीं करते। हम्म, तो उनमें कोई इस तरह का है नहीं। और अभी जो सपोर्ट मिल रही है उनको, वो अफ़गान तालिबान से ही मिल रही है। बलूचों को जो भी असलहा मिल रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है, वो वहीं से मिल रहा है। अब उनको किससे मिल रहा है ये पता नहीं। लेकिन देखिएगा संजय जी, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, पाकिस्तान में ना एक बहुत लॉन्ग सीरीज ऑफ सुसाइड बॉम्बिंग सब शुरू होने वाली है। अगर ईरान में अगर रेजीम गिरी और आईएसकेपी को, जाहिर सी बात है वहां घुसाया जाएगा लड़ने के लिए, इस ईरानियन रिजीम की जो भी बाकियात होंगी उनसे, उनको खत्म करने के लिए। और अगर आईएसकेपी जीती तो भी पाकिस्तान के अंदर सुसाइड बॉम्बिंग शुरू होंगी, बिकॉज फिर एक बार वो गए तो स्प्लिंटर ग्रुप बनेगा, फिर अफगान इंटेलिजेंस और जो बाकी के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो एंटी पाकिस्तान है, वो उन स्प्लिंटर ग्रुप्स को फंड देना शुरू करेंगी और पाकिस्तान के अंदर एक सीरीज ऑफ सुसाइड बॉम्बिंग शुरू होगी, आतंकवाद का एक नया दौर शुरू होगा।
दूसरा, अगर यहाँ पे ईरान के अंदर अगर रजीम सरवाइव कर गई, इमाम खमैनी सरवाइव कर गया, तो जो शिया है उन्होंने देखा है कि पाकिस्तान किस तरह से अमेरिका के खड़ा हुआ है। आप सोचिए, वो एक हफ्ते से गया हुआ है, लौट ही नहीं रहा है अमेरिका से, आसिफ मुनीर। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा है कि मतलब इस समय पाकिस्तान में मीम फेस्ट चल रहा है आसिफ हाँ, मुनीर को लेके। मतलब सोचिए वो लौट ही है वहां से, क्योंकि वो जो ये सब ईरानियंस को दिख रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो जाकर के खड़ा हो गया है अमेरिका के साथ, अमेरिका पाकिस्तान की जो रेजीम है। तो ये इसका रिपरकशंस पाकिस्तान को दोनों सिचुएशन में फेस करने पड़ेंगे। और इस समय लॉटरी पता है एक्चुअली किसकी किसकी निकली हुई है? सिर्फ अफगान तालिबान की नहीं निकली है, अफगान तालिबान की भी निकली है, टीटीपी की भी निकली है, और इंडियन इंटेलिजेंस की भी लॉटरी निकली हुई है। क्योंकि इसका आउटकम जो भी निकले, खामियाजा इसका एक ही कंट्री भुगतेगी, उसका नाम है पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, दूसरा और है, और अभी मैं देख रहा था कि साहब कि पाकिस्तान में बड़ी खबरें चलाई हुई हैं इस वक्त कि साहब कि अमेरिका हैज़ एग्रीड टू सप्लाई डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो वही मैं देख रहा था कि भाई अमेरिका जहाँ पर 81% इम्पोर्ट चाइना से हो रही हो, और जहाँ पर वो अपने F-16 भी बिल्कुल अलग रखते हो चाइना से, और अभी उनके 3 TP777 रेडार जो है वो उड़ गए हों, केवल मेन रीजन उसका ये बताया जा रहा है कि भाई वो इंटीग्रेटेड नहीं थे, क्योंकि अमेरिकन ने इंटीग्रेट नहीं करने दिया। तो फिर वो क्या देंगे क्या नहीं देंगे, तो आई वाज जस्ट स्क्रैचिंग माय हेड। आप कोई आइडिया हो तो बताइए। कुछ नहीं उनको उनको वही देंगे जो आज तक देते आए हैं, उसका नाम है चूरन। ठीक है, चूरन। वो चूरन। ठीक है, ये पाकिस्तानियों को आपने कहा ना कि वो पाकिस्तानी जो है वो मीम फेस्ट चल रहा है। संजय, तो पूरा मुल्क ही मीम है, पूरा मुल्क मीम है। मतलब जो जो लीडर पॉपुलर है, जो इलेक्शन जीता है, वो जीत, जिसको वहां पे कुत्ता ने पूछता मिनिस्टर बना हुआ है। ठीक है, जो इंसान पाकिस्तान आर्मी के जो डिफीट्स के, उसके मतलब सरेंडर्स की दास्तान पाकिस्तान नेशनल असेंबली में खड़ा होकर के सुनाता रहा है कि कितनी बुजदिल फौज है और हमारी आवाम की हड्डियों तक से गोश्त नोच कर खा गई है, इसके बाद भी इनको चैन नहीं मिल रहा और दुनिया में एक जंग नहीं जीती, हर जगह इन्होंने सरेंडर किया है, हमने अपना पेट काट के इनको पैसे दिए और इन्होंने ये जाकर सब सरेंडर करते हैं। ये बातें जो इंसान नेशनल असेंबली में ऑन रिकॉर्ड बोलता रहा है, तकरीरें करता रहा है, वो आज डिफेंस मिनिस्टर है, ख्वाजा आसिफ। ठीक है, तो आप सोचिए ना कि वो पूरा पूरा मुल्क ही मीम है। आवाम को जो जिस तरह की हुकूमत चाहिए वो है शरीयत, आवाम को जो हुकूमत मिली है वो क्या है, वो है जमहूरियत। आवाम को जो लीडर चाहिए वो लीडर होना चाहिए अमीरुल मोमिनीन। ठीक है, वो होना चाहिए कि भाई ईमानदार भी हो, सादिक भी हो और अमीन भी हो। तो हुक्मरान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में सादिक और लिखा हुआ अमीन है वो चाहिए। तो। हाँ, वो सादिक और अमीन चाहिए। और जो हुक्मरान है उनको मिले हुए, वो जो है कि करप्शन के केस भुगत रहे, कोई करप्शन किंग कहलाता है, कोई करप्शन क्वीन कहलाती है। ठीक है, तो पाकिस्तान एक पूरा का पूरा मुल्क ही मीम है। पठान जो है वो पंजाबियों को मुंह नहीं लगाना चाहते, पंजाबी जो है वो बाकी किसी को मुंह नहीं लगाना चाहते, बलोच जो है वो इनके साथ रहना ही नहीं चाहते, जो सिंधी है वो कह रहा है कि यार ये कहां से हमारे गले पड़ गए आकर के, ये कौन सा निजाम हमको मिल गया है। मतलब आप सोचिए ना कि आप डिफेंस, या तुम्हारे पास खाने को आटा नहीं है, पांव के नीचे अपनी जमीन नहीं है, ये पता नहीं कि ऊपर से कब इंडिया का ड्रोन गिरेगा, कब अमेरिका का ड्रोन गिरेगा। अब बातें करते हैं कि जी अमेरिका हमको डिफेंस टेक्नोलॉजी, तो लोगों को दे भी देगा डिफेंस टेक्नोलॉजी, तुमने करना क्या, तुम्हें आती है टेक्नोलॉजी ऑपरेट करनी? तुमसे चाइनीज टेक्नोलॉजी तो ऑपरेट नहीं हो रही है, जो है कि इंडियन ड्रोन जो है जाकर के तुम्हारे HQ9 और HQ16 जो है वो फोड़ के आ जा रहे हैं। तुमको अमेरिकन टेक्नोलॉजी चाहिए, भाई अमेरिकन टेक्नोलॉजी तुमको मिल जाएगी, क्या करना है भाई? आपके यहाँ पे इंडस्ट्री क्या है? दर्रा आदम खेल, दर्रा आदम खेल में क्या है भैया? नकली बंदूक बनाओ, नकली AK-47 बनाओ, नकली कट्टे बनाओ, नकली। ठीक है, मतलब ये तुम्हारी टेक्नोलॉजी है। मुर्गियों के अंदर इंजेक्शन लगा करके मुर्गियों के वजन बढ़ाना, बकरों के अंदर पानी इंजेक्ट करके उनका वजन बढ़ाना, यही तुम्हारे काम धंधे हैं ना यार। मतलब क्या क्या करना है तुम्हें अमेरिकन टेक्नोलॉजी का? भाई कुत्ते का मांस, अभी आपको पता है वो सलमान रशीद जो कि ट्रेवल राइटर है पाकिस्तान के बहुत बड़े, वो आए थे मेरे यहाँ, तो उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सुअर का मांस
पूरे इस्लामाबाद में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने ना खाया हो, ये उन्होंने मुझे बताया। क्या अच्छा। पूरे इस्लामाबाद में शायद ही कोई होगा जिसने सुअर का मांस नहीं खाया। मैंने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये जो इस्लामाबाद के जो चारों तरफ है तो वो पूरा हिली एरियाज, ठीक है, और क्या वहां के जंगलों में क्या जो वाइल्ड बोर्स है, क्या उन वाइल्ड बोर्स को मारा जा रहा है, क्या उनको अच्छा मार के करेंगे क्या? तो क्या उन वाइल्ड बोर्स को मार करके उनका जो गोश्त है वो जो है उन्होंने सारे रेस्टोरेंट्स को बेच दिया इस्लामाबाद में, और सारे रेस्टोरेंट से उसका कीमा निकाल करके उसके कीमे और उसकी जो है अलग अलग जो डिशेज है वो बना बना करके रेस्टोरेंट में बेची है। क्या 2 साल चला ये काम पाकिस्तान, जब तक वो पूरी क्लीनिंग ड्राइव चली है जो इस्लामाबाद में इन वाइल्ड बोर्स की। तो क्या तो इस्लामाबाद में तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने सुअर का गोश्त नहीं खाया। कुत्ते और गधे का मांस तो पीछे चला गया। ठीक है, पुरानी बात हो गई वो। वो तो पुरानी बात हो गई, अब तो सुअर पे आ चुके हैं। ठीक है, तो ये वो रियासत है, ये उस रियासत का कहते हैं ना कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मतलब आप कहिए ना कि सर सुअर खा करके इस्लाम का जो है दर्श दे रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा मुल्क मीम है, आटो की लाइनों में मर रहे हैं और कह रहे हैं जी हमने हिंदुस्तान को हरा दिया। अरे मतलब अब कहते थे कि संजय जी आप किसी भी दुश्मन से लड़ सकते हैं, दुश्मन आपका बहुत पावरफुल, आप उससे लड़ सकते हैं, दुश्मन आपका आपसे कहीं ज्यादा मजबूत हो आप उससे लड़ सकते हैं, दुश्मन आपसे कहीं ज्यादा कमजोर हो आप उससे लड़ सकते हैं, दुश्मन किसी भी तरह का हो आप लड़ सकते हैं। लेकिन दुश्मन अगर बेवकूफ हो वो एक्चुअली सबसे ज्यादा डेंजरस चीज होती है। ठीक है, क्योंकि उस बेवकूफ को समझ में नहीं आता है कि वो जीत रहा है कि हार रहा है। वो हारने के बाद भी बुनियादुल मरसूस की जो है जीत की सेलिब्रेशन करता है और फील्ड मार्शल बन जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आता है कि यार ये कौन लोग हैं, ये कहां से आते हैं ये। ये वही वाली बात है ना कि भाई जो आपके सामने आपकी आंखों के सामने हो रहा है उस पर विश्वास नहीं कर सकते, आप अपनी आंखों पर नहीं कर सकते, जो किताब में लिखा है वही सही है। हाँ बिल्कुल। तो भाई इसलिए अगर अच्छा, किताब को किताब अगर में लिख आपने दिया गया डिस्प्यूट कि किया, आपने जीत लिया है, हाँ बनियानुन मरसूस आपकी जीत है, तो किताब में जो लिखा है वही सही है। नहीं, आप देखिए ना, और सबसे फैक्चुअली बड़ी डन। बात क्या है भाई, और आपने वो सिस्टम क्या बना दिया, अगर आपने किताब की किसी भी एक चीज को क्वेश्चन भी कर दिया, आपने डाउट भी कर दिया, क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया कि भाई ये जो लिखा हुआ है ये ऐसा की बजाय ऐसा हो सकता है, तो क्या कहेंगे जी बेहुरमती हो गई जी, इसने उसके ऊपर जो है कि उसको गुस्ताख, केस लगा देंगे, ये गुस्ताख है। गुस्ताखुल रसूल हो गया, गुस्ताखे कुरान हो गया, कुछ भी गुस्ताख, किसी भी चीज की गुस्ताखी हो गई और क्या। तो उसके मन बाद फिर सब नबियन गुस्ताखी के सिवा। फक्तुलू, मतलब मन सब नबियन फक्तुलू का नारा मारेंगे निकल के सड़कों पे, और फिर गर्दन बिल्कुल। मांगनी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। तो पाकिस्तान, और देखिए जो मुसलमान है, स्पेशली जो ये साउथ एशिया का मुसलमान है, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इसको बचपन से ये सिखाया गया है कि भाई तुम्हें सब कुछ कर सकते हो, क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन ही नहीं कर सकते तो और क्या कर सकते हैं सिवाय फॉलो करने के? नहीं बस कर ये सकते, क्या तकलीद आर्गुमेंट है कि करिए, सब कुछ कर मुकल्लिदैन सकते है साहब, ये सारे के सारे मुकल्लिदैन हैं, तो मुकल्लिदैन को तो तकलीद करनी ही करनी है। हैं? तो जो ऊपर वाले ने कह दिया उसकी नकल करो, अकल का काम ही नहीं है। दीन में अकल का काम नहीं है, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। तो वही है ना, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे रीजन में, साउथ एशिया में ना, मुसलमान बनने के लिए मतलब दिमाग गिरवी रखना जरूरी है। जब तक आप दिमाग नहीं गिरवी रखेंगे तब तक आप असली मुसलमान ईमान नहीं हो सकते। अरे ये तो आपके एमबीएस को ही कह रहे हैं कि साहब ये काफिर है, इससे ज्यादा क्या। काफिर है बताइए? कस्टोडियन ऑफ 2 होली मॉस्क है वो, उसको बोल रहा है काफिर है ये। तो उसने इसरार पैसे अहमद बंद तो कर दिए मर ना गए। संजय जी, संजय जी उसने पैसे बंद इसरार, कर दिए ना इनके। हाँ ये भी मैं कह रहा, इसरार अहमद मर गए, वरना उनकी बातें इस हाँ, वक्त सुनते तो काफी और आनंद आता। हाँ सुन्नी जो है सुन्न पड़ा हुआ है। पाकिस्तान को एक और इसरार अहमद चाहिए, सही बात तो ये हाँ, नहीं हमको भी चाहिए। है। हाँ ये चाचा भतीजे, ये अरशद और ये महमूद जो है, ये इनसे हाँ, दिल थक गया लोगों। नहीं ये भी है। और आप देखिए ना, आपके यहाँ पे तबलीगी जमात वाले
इन्होंने बंटवारा कर लिया ना, पाकिस्तानी तबलीगी जमात साद जो साद हमारे यहाँ वाला जो क्या नाम है, मौलाना साद, ठीक है, साद है वो तो तारिक जमील अलग हो गया, बांग्लादेश वालों ने भी अलग कर लिया अब तो। वही वही मैं कह रहा हूँ ना कि अब बांग्लादेश वालों तो अभी आपने देखा ना, जब वहां पे सबसे बड़ा जो इज्तिमा होता है इसका तबलीगी जमात का, वो बांग्लादेश में ही होता है एक्चुअली सबसे बड़ा। वहां पे उन्होंने किस तरीके से जो ये इंडिया वालों को और पाकिस्तान वाला जो डेलीगेशन गया था उनको किस तरह से उन्होंने मारा है वहां पे बांग्लादेश में, भगा चार मार के पारियां भगा। खींच खींच के मार रहे थे। चलिए, आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, वैभव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।